और ये प्रधानमंत्री एक तरीके से कारगिल युद्ध स्मारक वहाँ पे दौरा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद तमाम जवानों की जो तस्वीरें वहाँ लगी उसकी जानकारी हासिल करते हुए, जिस वक्त ये युद्ध हुआ था उस वक्त की वास्तविक तस्वीरों को भी संग्रहालय में रखा गया है। कौन से साजो सामान इस्तेमाल किए थे भारतीय सैनिकों ने, उसका भी संग्रहित किया गया है। तो पाकिस्तान के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी इस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। भारतीय शौर्य की गाथाएं भी यहाँ पे लिखी गई हैं। किस तरीके से जो वीर शहीद सैनिक हैं उनकी कहानियां थीं, कैसे उन्होंने इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया, उसका जिक्र भी इस संग्रहालय में साफ तौर से रखा गया है। किन किन रेजिमेंट्स के तमाम जवानों ने जो अपना योगदान दिया है, जिन हथियारों से इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन जो जज्बे की कहानियां हैं वो भी यहाँ पर कविताओं के तरीके से उकेरी गई हैं उनके याद उनको करने के लिए। और ये अपने आप में दिखाता है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को देश भूला नहीं है। आज भी उनके इस योगदान के लिए 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं। ऐसे तमाम योद्धाओं ने जिन्होंने भारतीय मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो काम किया, अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका नमन करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखाता है कि पूरा देश उन शहीदों की शहादत के आगे खड़ा हुआ है। और ये तमाम प्रकार के वहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए गए हैं जिसमें वो भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि कैसे नीचे की जगह से ऊपर तक के वहाँ तक पहुँचे। हट ऑफ रिमेम्बरेंस है जहाँ पर, और यहाँ पे अमर संस्मरण जो एक तरीके से यहाँ संग्रहित किए गए हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर इस युद्ध स्मारक का वो हिस्सा जाना जाता है जहाँ पर तमाम चीज़ों को सहेजा गया है। और यहाँ पर वो भी साजो सामान रखा गया है जो पाकिस्तानियों के कब्जे से बरामद किया गया था। और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अपने आप में उन शहीदों की तमाम यादों का जिक्र भी करता है और तमाम ऐसे पत्र भी जो उन वीर जवानों ने अपने परिजनों को लिखे थे जिसमें देशभक्त की भावना से ओतप्रोत वो शब्द, वो भावनाएं कहीं ना कहीं झलकती हैं, उन सब को संग्रहित करने का काम भी किया गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उन शहीदों को हम याद करते हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी शौर्य गाथाओं से जुड़ी हुई तमाम बातों को इस रिमेम्बरेंस स्थल पे यहाँ पे रखा गया है। और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए और विभिन्न जो बटालियंस हैं उनके जो अफसर्स थे, उनके जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके नामों को भी अंकित किया गया है। और ये अपने आप में वो उस वक्त की युद्ध के समय की वास्तविक तस्वीरें भी हैं जो यहाँ संग्रहित की गई हैं। तमाम वो युद्ध लड़े जाने वाले साजो सामान भी लिखे हुए हैं और शौर्य गाथाओं को भी यहाँ उकेरा गया है और जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए, और ये तमाम वो जगह जो भौगोलिक विषमताओं को दर्शाती हैं कि कैसे नीचे रहते हुए भी हजारों हजार फीट की ऊंचाई पे बैठा हुआ ऊपर दुश्मन जो सीधे टारगेट करने में सक्षम था, बावजूद उसके हौसले को पस्त करते हुए हमने उसको हराकर अपनी विजय गाथा को लिखा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी देख रहे हैं और ये ग्रुप फोटो है जिसमें तमाम वो परिजन मौजूद हैं जिनके परिजनों ने शहादत दी है। उस वक्त के जो तमाम जो शहादत देने वाले लोग हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। और ये दिखाता है कि परिजनों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है और तिरंगे की तले ये सबकी मौजूदगी दिखाता है कि ये भारत माता की जय और भारत के इस तिरंगे और मान सम्मान के लिए पीछे दिख रही इन चोटियों, भले ही ये ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र कहा जाए लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है जिसकी एक एक इंच ज़मीन को हमने अपनी शौर्य की गाथाओं से अपने लहू को बहाकर हासिल किया और दिखाया दुनिया को और दिखाया पाकिस्तान को कि आपकी एक भी नापाक हरकत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये उस अमर गाथा, उस विजय पथ की कहानी है जो हमारे देश के रणबांकुरों ने, सेनाओं ने मिलकर लिखी है आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में। और आज 25 साल का ये पड़ाव हमें उन शहीदों की, उन तमाम युद्धकर्मियों के योगदान को याद दिलाता है जिन्होंने अदम्य शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए आज के इस दिन तक पहुंचने का हम देशवासियों को मौका दिया है। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध जीतने की घोषणा की थी और ये कहा था कि अब ये ऑपरेशन विजय पूरा हुआ है और देश ने इस युद्ध को जीत लिया है। तमाम ऐसे मौके आए जब हमारी तमाम रणनीतियां उतनी कारगर साबित होती नजर नहीं आई, लेकिन हर बदलते
दिन के साथ हमने अपनी रणनीति को बदला, कैसे इन्फेंट्री ने अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे वायुसेना ने अपने मोर्चेबंदी की और उसके बाद जाके पाकिस्तान की इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम किया गया। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका दौड़कर गए थे किसी तरीके से हमको और हमारे देश को बचा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बात का प्रण लिया था कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेने तक रुकने वाले नहीं हैं। और ये संदेश साफ तौर से दुनिया को दिया गया था और उस वक्त हिंदुस्तान को इस लड़ाई में कई प्रकार से कुछ देशों की जो मदद भी मिली, जिसमें इजराइल का नाम बेहतरी से आता है कि युद्ध सामग्री की एक मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है। लेकिन साजो सामान ही नहीं, युद्ध के गोली बारूद और गोला ही नहीं, बल्कि जो जज्बे की कहानी, जिस जज्बे से इस युद्ध को भारतीय रणबांकुरों ने, नौजवानों ने, जवानों ने उस वक्त लड़ा, ये उसकी कहानी है। और शायद इसीलिए कारगिल युद्ध स्मारक में एक विजय पथ का निर्माण भी किया गया है, जिसके दोनों ओर तमाम शहीदों के बारे में जानकारी लिखी गई। और उस विजय पथ को विजय पथ नाम ही इसलिए दिया गया है कि इस पथ के माध्यम से आप जब वहां से गुजरेंगे तो तमाम उन शहीदों के नाम, स्मारक और उनकी गाथाओं को वहां उकेरने से, पढ़ने के आप जान पाएंगे कि कैसे इस माध्यम से, इस शौर्य गाथा के तरीके से इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, तब जाकर आज ये तिरंगा यहाँ पर अपनी पूरे आन बान के साथ लहराता नजर आ रहा है। ये ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में, और ये वीर भूमि में प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अपने आप में पूरे देश की ओर से ये प्रधानमंत्री का सर झुकना ये दिखाता है उन शहीदों के सम्मान में कि पूरा देश आज उनके सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ है, नतमस्तक है, क्योंकि देश के लिए जब उन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर आज देश तरक्की के इस रास्ते पे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में हम जो भी ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, आज वैश्विक पटल पर भारत को जो भी मान सम्मान मिल रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो योगदान देश की सेना, वायुसेना, नौसेना देती है, वो अपने आप में अतुलनीय है। खुला सुरंग प्रथम विस्फोट कार्यक्रम के ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि शृंखला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पहले विस्फोट से किया जाएगा। सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है शृंखला सुरंग की रणनीतिक और आर्थिक महत्व के ऊपर तैयार किया गया एक चलचित्र। भारत के सुदूर उत्तर में बसा सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कठिन मौसम की वजह से दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी जाना जाता है। विगत एक दशक से राष्ट्र ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में न केवल विरोधियों के नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शृंखला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची शृंखला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4.10 किलोमीटर लंबी शृंखला सुरंग शृंखला दर्रे को बाईपास करेगी, जो हर साल 4 से 5 महीनों के लिए 15 से 20 फीट बर्फ से ढका रहता है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सुरंग के निर्माण से 4 किलोमीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी। आज शृंखला टनल का निर्माण कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा। अपने रणनीतिक सैन्य महत्व के अलावा यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को
बढ़ावा देगी। शृंखला सुरंग का निर्माण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यहां उपस्थित सभी अतिथिगणों को अब मैं वीडियो लिंक के माध्यम से यहां से 500 किलोमीटर दूर शृंखला ले चलती हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सामने लगी 2 डेटा स्क्रीन की ओर ध्यान दें, जहां शृंखला सुरंग का उत्तर पोर्टल दर्शाया जा रहा है, जिसका निकास नीमू की ओर होगा। ये समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शृंखला शिखर से 3 किलोमीटर पहले है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट के माध्यम से शिलालेख का अनावरण करते हुए प्रथम विस्फोट करने की अनुमति प्रदान करें। अब कुछ ही क्षणों में आप शृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आपकी दूरदर्शिता और सशक्त नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं,
सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को
मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार
निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने
डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है।
कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये अब वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी
सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे कारगिल युद्ध स्मारक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कारगिल विजय दिवस के 25 साल के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान को भी सीधे शब्दों में संदेश दिया कि वो जो आतंकवाद की चादर ओढ़ के प्रॉक्सी वार कर रहा है, वो किसी भी उसके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम करते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे देश की क्षमता सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बड़े जो रिफॉर्म्स किए उसका जिक्र किया। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे शहीदों को उन्होंने नमन किया प्रधानमंत्री ने, और ये अपने आप में इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर उनको नमन किया शहीदों को। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वर्चुअली शिंकुला टनल का पहला विस्फोट करके उसके निर्माण की शुरुआत की है, जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी लद्दाख को देगा अन्य इलाकों के साथ में। और ऐसे में सेना को और रणनीतिक रूप से एक बड़ी पहल मिलती नजर आएगी। आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने भारत माता जय की जय घोष कराया तो एक उत्साह भरते प्रधानमंत्री नजर आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं और राष्ट्र सेवा में जो लोग बलिदान देते हैं वो पीढ़ियों तक, सदियों तक याद रखे जाते हैं, और सेना के लोग जो बलिदान देते हैं वो हमेशा अमर अजर रहते हैं। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया और ये कहा कि देश सबसे बड़ा है, उसके लिए बलिदान देने वाला सबसे बड़ा है।
ये दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, मौसम, साल, सदियां गुजरती हैं, लेकिन ये बलिदान हमेशा एक अमर गाथा के रूप में हमारे बीच रहते हैं। वीरों के बलिदानों के लिए ये देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना के माध्यम से जो भारतीयों ने अपनी शहादत दी है, उसके लिए पूरा देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जब कभी भी पाकिस्तान ने भारत की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की है, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अपने इतिहास से पाकिस्तान कुछ नहीं सीखता, उसके हुक्मरान नहीं सीखते हैं और अब वो आतंकवाद के माध्यम से प्रॉक्सी वार चलाकर भी अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। यानी पाकिस्तान को कड़े और सख्त शब्दों में संदेश प्रधानमंत्री ने करगिल की सरजमी से दिया है कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, आगे भी जो हिमाकत करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना देगी। आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, ये साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कारगिल की जमीन से ये संदेश दिया है पाकिस्तान के हुक्मरानों को। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में आने वाली हर चुनौती को भारत परास्त करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, तब सभी इलाकों में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन उसमें अमन पसंद लोग तो तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते। ऐसी किसी भी चुनौती को माकूल जवाब दिया जाएगा। लद्दाख के भाई बहनों को सुरंग का काम शुरू होने की बधाई, क्योंकि जो टनल की आज पहला विस्फोट करके शुरुआत की गई है, वो लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सुरंग, और वो ये बताती है कि कैसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख के इलाके को मिलेगी। सेना को भी रणनीतिक बढ़त मिलती नजर आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ बड़ी बातों में पाकिस्तान को जहां सीधे जवाब दिया है, तो अग्निवीर योजना पे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस पर देश के कुछ लोगों को भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। ये सेना को समर्थ बनाने के लिए, उसकी आयु का जो औसत है उसको युवा बनाने के लिए और हर समय निरंतर युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए सेना के लिए अग्निवीर स्कीम की एक पहल की गई है। सेना के फैसले के साथ सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है, लेकिन लोग इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व की सरकारों के माध्यम से सेना को कमजोर करने के जो तमाम प्रयास किए गए, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया कि कैसे सेना को सामर्थ्यवान नहीं बनने दिया गया, लेकिन उनके माध्यम से बीते एक दशक में सेना को सामर्थ्यवान बनाने के जो तमाम काम किए गए हैं, मेक इन इंडिया की पहल की गई है, इंपोर्टर से लेकर एक्सपोर्टर की एक पहल भारत ने जो की है, वो मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड की ओर भारत बढ़ता हुआ रक्षा साजो सामान में दिखाई पड़ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि करगिल से उसकी जमीन से प्रधानमंत्री का यह संदेश देश की सेनाओं के नाम भी है, तो देश के खिलाफ काम करने वाले तमाम उस प्रकार के लोगों के लिए भी है जो आतंक की सीढ़ी चढ़कर देश के खिलाफ अस्थिरता का माहौल बनाने की बात करते हैं। इस प्रधानमंत्री के संबोधन पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कारगिल युद्ध के विजय दिवस के 25 साल होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल
पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने युद्ध स्मारक पर जाकर वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ वहां पे उनका संबोधन भी हुआ। क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, उस पर हम विश्लेषण भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। कर्नल गिरीश कुमार मेहदी-रत्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नल मेहदी-रत्ता, महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री के संबोधन के क्या मेजर पॉइंट्स आप देखते हैं? आज करगिल की सरजमी से सीधे तौर पर देश के खिलाफ काम करने वाले तमाम उन लोगों को सख्त और कड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है। 4-5 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने कही बहुत अहम रखती हैं, बहुत वैल्यू रखती हैं। पहली बार जब उन्होंने ये बोला कि हम जो अभी प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो प्रधानमंत्री जी ने उनके आकाओं को, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको दिया है ये मैसेज। आपने देखा होगा 2019 में पुलवामा जब हुआ तो हमने बालाकोट किया। ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, मगर उन्होंने एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि हम आपके इस प्रॉक्सी वॉर को आगे नहीं चलने देंगे। ये बहुत बड़ा, बहुत अहम मैसेज प्रधानमंत्री ने आज कन्वे किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री ने बात की है वो है आत्मनिर्भर भारत की। डिफेंस इंडस्ट्री हमारी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। 1.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस इंडस्ट्री आज बन चुकी है। आज से पहले हमारे पास सब कुछ हम निर्यात करते थे, बाहर से आता था सब कुछ। आज हम एक्सपोर्टर खुद बन गए हैं, हमारा माल बाहर जा रहा है। अभी हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स दी हैं, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इज इंप्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तीसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो प्रधानमंत्री जी ने आज कन्वे किया है वो है अग्निवीर के बारे में। प्रधानमंत्री ने बड़े क्लियर टर्म्स में बोला है और मैं एज अ वेटरन इस बात का पूरे तरीके से इस बात को मानता हूं कि अग्निवीर स्कीम इज अ पाथ ब्रेकिंग स्कीम विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन आर्मी। हमारी प्रोफाइल, हमारे एज ऑफ हमारे जवानों को हमने कम करना है और ये स्कीम जो है आगे चल के हमारे को बहुत रिच डिविडेंड्स देगी और इसके ऊपर हमें पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि भारतीय सेना का मोरल लो हो। हमें इस स्कीम को पूरे तरीके से लागू करना है। हाँ, इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें जो हम सीखेंगे अपने इन 4 वर्षों में, उस पर कुछ चेंजेस जरूर आ सकते हैं, उस पर कुछ सुधार जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो पहली बार ही आई है। कुछ समय लगेगा इस स्कीम को स्टेबलाइज होने में, मगर मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। मैं आपको विनम्रता से रुकना चाहूंगा। ये तस्वीरें इस वक्त हैं, प्रधानमंत्री जब वहां पे तमाम उन परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और ये उस वक्त पूर्व जनरल, जो उस वक्त सेना के जनरल के मलिक साहब थे, उनके साथ भी तस्वीर प्रधानमंत्री की और तमाम जो परिजन करगिल वेटरन्स हैं उनके परिजन और तमाम जैसे लोग जिन्होंने देश की उस वक्त योगदान दिया सेना के माध्यम से, उनसे प्रधानमंत्री का मुलाकात और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें लगातार हम आपको करगिल वॉर मेमोरियल से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार इस बात को दिखाती हैं कि देश का शीर्ष नेतृत्व सेना के साथ खड़ा है, उनके शौर्य को सम्मान देने के लिए तैयार है, उनके पराक्रम और बलिदान के साथ एक तरीके से खड़ा है, क्योंकि परिजनों से मुलाकात, उनके सम्मान को याद करना तो परिवार के साथ खड़ा होना एक संबल प्रदान करता है। कर्नल मेहदी-रत्ता जी, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं कि जब देश का सबसे बड़ा व्यक्ति सेना और सेना के उन लोगों के परिजनों के साथ खड़ा नजर आता है तो ये संबल बंधाता है, एक मनोवैज्ञानिक एक तरीके से एक संबल देता है कि हाँ, देश हमारे साथ खड़ा है। किस तरीके से इन तस्वीरों को आप रेखांकित करेंगे अपने शब्दों में? बिल्कुल एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो आज की डेट में सर्विस में हमारे जवान हैं। जवान क्या सोचता है जब वो युद्ध में जाता है, जब अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए वो तैयार होता है, उसको 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज अपने रेजिमेंट की इज्जत, दूसरी उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, और तीसरी मुख्य चीज कि अगर कल मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं अपनी जान न्यौछावर कर देता हूं, तो मेरा देश मेरे परिवारजनों का, मेरी पत्नी का, मेरे माँ बाप का, मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा। प्राइम मिनिस्टर जो आज मिल रहे हैं उन वीरांगनाओं से या उन सैनिकों की फैमिली से, वो ये कन्वे कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं देश को कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री आज उन सब के साथ खड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में भी
इन लोगों के अगर जब भी हमारे को मौका मिलता है, अगर हमारे कुछ और जवान अगर शहीद होते हैं तो देश उनके साथ हमेशा खड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज प्राइम मिनिस्टर कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, ये तस्वीरें जो शिंकुला टनल की हम दिखा रहे हैं, जिसको पहला विस्फोट करने के लिए प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबा के एक तरीके से अनुमति दी, और ये शिंकुला टनल की अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री के शब्दों में ये ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो कि न सिर्फ सेना को रणनीतिक महत्व देगा, साल के 12 महीने को एक तरीके से जुड़ा रहने के लिहाज से, साथ ही साथ लद्दाख रीजन को भी एक बहुत विकास की गति को तेज करने का एक मौका प्रदान करता नजर आएगा। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री ने रिमोट के माध्यम से बटन दबाया और शिंकुला टनल, जो कि 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, उसको पहला विस्फोट करके आज उसके एक तरीके से शुरुआत की गई है। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। कर्नल मेहदी रत्ता जी, ये किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बीआरओ के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में जिस तेज गति से विकास बीते एक दशक में हुआ है, वो ऐतिहासिक गवाह एक तरीके से भारत रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सेना को कितनी एक स्ट्रेटेजिक आगे बढ़ोतरी देती है, साथ ही साथ पूरे इलाके में एक मनोबल बढ़ाती है कि हाँ साहब, हम मुख्य देश के बाकी अन्य हिस्सों के तरीके से ही जुड़े हुए हैं, हम कहीं अलग थलग नहीं है। किस तरीके से इस बात को आप आगे रखेंगे कर्नल मेहदी रत्ता? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज से 25 साल पूर्व जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस समय ऑल वेदर कोई रोड नहीं थी, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि उस समय जोजिला पास थोड़ा समय पहले खुल गया था। नॉर्मली ये पास 15 जून को खुलता है, उस समय ये पहले खुल गया था। अगर ये पहले ना खुलता तो हो सकता है हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, उस समय मनाली वाली रोड भी थी, मगर वो भी काफी समय तक बंद रहती है। पिछले 25 वर्षों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, और मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में द कंट्री हैज मूव्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, बहुत ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट हुआ है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में सेला टनल बनी है, चाहे आज ये शिंकुला टनल की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है, चाहे जोजिला में जो 14 किलोमीटर टनल अब बन रही है। अब हमारे बॉर्डर एरियाज, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो लद्दाख के बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे कश्मीर के एरियाज हैं, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होने से हमारे दुश्मन, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे पाकिस्तान या चाइना, उनको भी समझ में आ रहा है कि इंडियन आर्मी इज नाउ रेडी एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस इन ऑल एरियाज। ये बहुत बड़ा कदम है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख को देनी है, मिल रही है। ना कि सिर्फ सेना के लिए इसको फायदा है, पूरे लद्दाख रीजन को जो वहां के बाशिंदे हैं उनको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज की डेट में वो लोग बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं रहती है, 6 महीने सड़कें बंद रहती हैं। अब आने वाले समय में वहां पर यूनिवर्सिटी बनेगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंप्रूवमेंट जो अब शुरू हुआ है होगा, तो वहां के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा जाएगा। जी। और सर, बीआरओ के लिहाज से देखा जाए तो बीते लगभग एक दशक में उसका जो बजट है वो 6 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बीते लगभग 3 साल में 330 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचागत विकास परियोजनाओं के प्रोजेक्ट थे, जिसको कि उन्होंने बीते 3 साल में पूरा किया। इसमें हिमालयन क्षेत्र में पूर्वोत्तर के उस इलाके को भी जोड़ा है, तो जो दिखाता है हमारी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैसे तेज गति से एक फोरम पे काम किया जा रहा है, जहां पे ढांचागत विकास किया जा रहा है, तो आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए तमाम काम किया जा रहा है, उसकी आयु को औसत तरीके से कम करने के लिहाज से एक बड़े रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। इन सारे रिफॉर्म्स को जोड़कर किस तरीके की आप तस्वीर देखते हैं? 25 साल पहले जहां हम देश की सेना जहां खड़ी थी, आज 25 साल के बाद में हम खुद को कहां पर खड़ा पाते हैं अपनी क्षमताओं के बेहतर होते निर्माण के आधार पे? आप देखिए, आज से करीबन 15 साल पूर्व की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दे के ऊपर बात हो रही थी कि हम क्यों नहीं सड़कें बना रहे, बॉर्डर रोड्स क्यों नहीं बना रहे हैं। तो तब के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर में इसलिए नहीं कर रहे कि दुश्मन का उसका फायदा हो जाएगा और वो हमारे अंदर आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर दुश्मन अंदर वहां से आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलपमेंट करेंगे क्या हम वहां पहुंच पाएंगे? तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, जब ये आए तो इन्होंने इसको एक बहुत ज्यादा तेज गति दी, और उस गति में आज मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्राइम मूवर एज फार एज द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज कंसर्न।
अगर डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस को हमने बढ़ावा देना है तो ये जरूरी है कि हमारे सीमावर्ती इलाके हर समय कनेक्टेड रहें, हमें कहीं पर पहुंचने में समय ना लगे। आपको पता होगा बटालिक के युद्ध में हमें कुछ दिक्कतें हुई थी, क्योंकि वहां पर ऊपर जाने में हमारे को टाइम लगता था। अभी वहां पर भी बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कई सड़कें बन रही हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल तेज गति से सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक पहुंच हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक बढ़त के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। सर बने रहिए आपके साथ, हमारे साथ में। हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में विजय दिवस के मौके पर आज जब अपना संबोधन दिया, क्या कुछ बड़ी बातें कही? आइए आपको एक बार फिर से वो सुनाते हैं। हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। तो प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सेना देश की होती है, किसी सरकार या किसी दल की नहीं होती, और उसकी बेहतरी के लिए जो भी काम किया जाना चाहिए वो राष्ट्र सेवा के तौर पर होता है, बल्कि राजनीति के तौर पर नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सेना को सक्षम बनाने में जो काम कर सकने की स्थिति में थे वो नहीं किए गए। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे बीते एक दशक में सेना को उनकी सरकार ने सक्षम बनाया है। डिफेंस रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि देश की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ सके, और आज दुनिया की नजर में भारत डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर की भूमिका में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। बता दें आपको, देश कारगिल विजय दिवस की आज रजत जयंती मना रहा है। इस युद्ध के कवरेज के दौरान दूरदर्शन ने न सिर्फ लाइन ऑफ फायर पर खड़े होकर युद्ध की सजीव कवरेज की थी, बल्कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करते हुए दुनिया के सामने भारतीय पक्ष को साक्ष्यों के साथ मजबूती से करगिल युद्ध के समय प्रस्तुत भी किया था। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट पर। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों में से एक करगिल में आज से 25 वर्ष पहले जब भारतीय सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रहे थे, तब दूरदर्शन की निगाहों से ही देश ने पहली बार अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सजीव ढंग से देखा था। करगिल का युद्ध पारंपरिक युद्धों से बिल्कुल जुदा था। इस युद्ध में दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिक पहाड़ की तलहटी से उन पर चढ़ाई कर रहे थे। कुछ हद तक मध्यकालीन युद्धों की तरह दुर्ग पर चढ़ाई करने की रणनीति की तरह भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने एक एक कर सभी पहाड़ी चोटियों पर फतह हासिल करते हुए पाकिस्तान को पराजय का स्वाद चखाया। दूरदर्शन संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल उन चुनिंदा पत्रकारों में शुमार हैं जो सबसे पहले करगिल पहुंचे थे। वे याद करते हुए बताते हैं कि करगिल का युद्ध सबसे भीषण तो था ही, लेकिन इसी युद्ध ने भारतीय सैनिकों की क्षमता और दक्षता का परिचय दुनिया को फिर से दिखाया। भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वे हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सकते हैं। It was not a full-fledged war. It was not a maneuver war as wars are supposed to be. It was an interdiction warfare. Now, what is an interdiction war?
interdiction war is like the kind of war that used to be fought in the 18th century or even in the medieval times, where you had to capture a fort. So when you have to capture a fort, then you have to lose lives. So we couldn't actually cross the international border. We could, but India chose not to. India was fighting this war or operation along the line of control. And the Pakistanis had violated that in winter, occupied the peaks, which was supposed to be unoccupied. And then when summer, the snow melted, they took advantage of it. And they, from that height, they took the advantage and they started firing artillery shots at the Indian Army and the rest of the population. जून 1999 में करगिल अभियान ने यह भी दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के मनोवैज्ञानिक हमलों को भारतीय सेना के त्वरित और साहसी पलटवारों ने पूर्ण रूप से विफल कर दिया। इसी के साथ दूरदर्शन ने भी अपनी कवरेज से साबित कर दिया कि ऑपरेशन विजय फुल फ्लेज मैन्यूवर वॉर नहीं था, बल्कि इंटरडिक्शन वॉरफेयर का उदाहरण था, जहां भारतीय सेना को एक पहाड़ नहीं बल्कि ढेर सारी पहाड़ियों पर चढ़कर जीत हासिल करनी थी। दूरदर्शन जब पहुंचा, वो जाके कारगिल जाके देखा, फिर वापस आए हम लोग। द्रास जो सीन ऑफ एक्शन है, केवल द्रास पंद्रास नहीं था, और भी जगह था वो, जैसे कि बटालिक सेक्टर, फिर आपका मॉस्को वैली, वो सब भी था। तो उसी रेट में जो हम देख के गए थे, यार ये तो शेल तो एकदम ऊपर से जा रहा है पूरा, तो वहाँ जाके हम लोग करके वो समझाया। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद, उनके वहाँ से फ़ोन आया जब हम लोग आए वहाँ वापस, तो हमें बुलाया गया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा कवरेज हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दूरदर्शन आके समझाया वो, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया कि ये देखो ये तो इंटरडिक्शन वॉर है। अगर ये टाइगर, पहले दुनिया देखा कि टाइगर है क्या, टोलोडिंग क्या है, 0.5410 क्या है, और वो जो हिल है, वो जो पीक है, वो तो पीक एक पीक नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स क्रॉस करके छोटा छोटा हिलॉक्स होता है, हिल्स होता है, फिर वो चीज़, तो उस पर टाइम लगेगा। वो 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है, बिकॉज एयर सपोर्ट था, आर्टिलरी सपोर्ट भयंकर था, तो बहुत एडवांटेज था। लेकिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स को, जवानों को, यंग ऑफिसर्स को जाके अपना झंडा गाड़ना था, उसमें टाइम लगा। आज पाकिस्तान को हारना पड़ा। एक मीडिया संस्थान के रूप में दूरदर्शन के लिए करगिल में ऑपरेशन विजय की कवरेज एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय सेना की तरह दूरदर्शन ने भी न सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने करगिल की सच्ची तस्वीर रखी। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसी सैनिक के तरीके से उस वक्त दूरदर्शन की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल के मौजूद थी, और अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे दूरदर्शन हर मुश्किल घड़ी में हर वो संभावित चुनौतियों को लेने के लिए तैयार रहता है, चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस विशेष कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पे मौजूद हैं और इस आज मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका संबोधन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के संबोधन को सर आपने सुना, क्या बड़ी बातें आपको नजर आती हैं? क्योंकि कारगिल की सरजमी से जो आतंक के हुक्मरान हैं उनको सीधा संदेश भी प्रधानमंत्री देते हैं और कहते हैं कि चोटियों के पार तक आवाज जानी चाहिए। ये सख्त संदेश, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? सर संभवतः हमारी आवाज़ अभी सोनम वांगचुक जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमने इस संबोधन को आज जब सुना तो प्रधानमंत्री ने के शब्दों में अगर कहें तो पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है, भारत की ओर गलत दृष्टि डाली है, नापाक मंसूबे पाले हैं, तो भारत की सेना ने हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना इससे सबक नहीं सीखती है। बावजूद उसके उन्होंने 25 साल पहले कारगिल के समय में जो भारत के द्वारा शांति के प्रयास किए जा रहे थे उसके मुखालफत करते हुए भारत को कारगिल जैसे सरप्राइज से देने की जो कोशिश पाकिस्तान ने की, भारत ने समय रहते उसके भी एक तरीके से नेस्तनाबूद किया और भारत की सेना ने वो करके दिखाया जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पे लड़ी गई लड़ाई जो कि नीचे से जाकर ऊपर तक जीती है भारतीय जाबाजों ने। 25 साल पहले उनकी शहादत को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री आज जब पहुंचे तो एयरफोर्स के विमान वहां पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से उन तमाम शहीदों को नमन किया जिन्होंने कारगिल वॉर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तमाम वो परिजन भी वहां मौजूद थे जिन्होंने अपने जवान को खोया था, अपने परिवार के लोगों को खोया था। उनके साथ संबल बधाते हुए प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये बताती है कि देश की सेना और सेना कर्मियों के साथ देश हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे सेना को सक्षम और सामर्थ्यवान बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म्स जो कि दशकों से लटके हुए थे उनको पूरा किया जा रहा है। एक इंपोर्टर जो रक्षा साजो सामान में एक इंपोर्टर की हैसियत से भारत हमेशा दूसरे देशों की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। आज भारत खुद मेक इन इंडिया पहल से हजारों सामान बना रहा है स्वदेशीकरण तकनीक के माध्यम से और ऐसे में भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की भूमिका में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस उत्पादन रक्षा साजो सामान का भारत ने करके दिखाया है। ये तेज गति से बढ़ते वो आंकड़े हैं जो भारत की सामर्थ्य को बढ़ते हुए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर अग्निवीर योजना को लेकर भी ये कहा कि कैसे तमाम लोग इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दशकों से इस बात की चर्चा गलियारों में, चाहे वो संसद का गलियारा हो, चाहे वो सेना भवन की स्थिति हो, वहां पे ये चर्चा होती थी कि देश की सेना की औसत आयु को कम करना है, उसको युवा बनाना है। किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति में निरंतरता को बनाए रखने के लिए देश की सेना को युवा बनाने की जो चर्चा दशकों से चल रही थी उस पर कोई काम नहीं किया गया, उस पर कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन सेना के इस फैसले के साथ में सरकार खड़ी है और देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए सेना का युवा, औसत तौर पर युवा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे विपक्ष के तमाम लोग पेंशन ना देने जैसे ओछे तर्क देकर मौजूदा केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने OROP, वन रैंक वन पेंशन के लिए लाखों करोड़ रुपए देकर जो पूर्व सैनिकों के सम्मान या उनके हक का पैसा देने का काम किया, उस बात का जिक्र भी किया और कैसे पूर्ववर्ती सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास मौजूदा केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को OROP का पैसा देकर उनके हक का पैसा उनको दिया है। तो ये एक तर्क प्रधानमंत्री ने दिया कि ऐसा जो कुतर्क विपक्ष दे रहा है इसका कोई जमीनी आधार नहीं है। 30 साल बाद जब पेंशन देने की स्थिति आएगी उस वक्त प्रधानमंत्री खुद 105 वर्ष के होंगे, ये उन्होंने के अपने शब्दों में इस बात को कहा। तो उस प्रकार का जो कुतर्क विपक्ष के लोग दे रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति सबसे पहले है उनके लिए, दल नहीं देश सबसे पहले है उनके लिए। इसलिए वो देश प्रथम की भावना के साथ बीते एक दशक से काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया
कि करगिल की जो लड़ाई का जो विजय थी, जो विजय दिवस था, वो उस वक्त की सरकार की विजय नहीं थी, उस वक्त की सरकार के दल की विजय नहीं थी, बल्कि वो देश की विजय थी, सेना की विजय थी। और हर देशवासी को उस विजय पे गर्व रहा है और हमेशा रहेगा। और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद में आज इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की सोच ना रखने वाले लोगों के हिस्से में सत्ता आती तो शायद 25 साल के इस पड़ाव को इस प्रकार से उनको नमन करने के तौर पर नहीं बनाया जाता। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब इसके बाद हम लगातार एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा आज जब वो कारगिल पहुंचे, वहां पर शहीदों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन से। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। तो सुबह कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में कारगिल के वीर शहीदों को उनके परिजन नमन भी करते नजर आए। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के अलावा सैनिकों के परिवार के सदस्यों ने अपने अनुभव भी आज हमारी टीम के साथ साझा किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हुए चित्र भी दिखाते हैं। 0.4700 पे हमने कैप्चर किया है मेरी यूनिट ने। हमारे कंपनी कमांडर थे मेजर एस.के. जोशी और कर्नल एस.के. चक्रवर्ती कमांड कर रहे थे हमारी। और मैं यहाँ 25 साल के बाद आया हूँ अभी लड़ाई लड़ने के बाद, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 18 मई को शादी हुई थी। उसके बाद 1997 में शादी हुई। 14 जून 1999 में वो शहीद हो गए। और कर्नल सोनम वांगचुक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। सर, आपको सैल्यूट आपके तमाम योगदान के लिए। आपने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना, क्या कुछ बड़ा संदेश आपको दिखाई पड़ता है? क्योंकि कारगिल की सरजमी से जो आतंकवाद के हुक्मरान हैं उनको कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने साफ और सीधे शब्दों में दिया है। हाँ बिल्कुल, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। उन्होंने जैसे मरबा बता रहे हैं एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा संदेश दिया है हमारे एडवर्सरीज को, यानी मतलब हमारे प्रतिद्वंदियों को। तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो मंसूबे हैं, जो नापाक इरादे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और इससे पहले 25 साल पहले जिस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडियन आर्मी ने और पूरे नेशन मिलके, तो उसी तरह से उनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। जी सर, उन्होंने इस बात को भी कहा कि पिछली बार जितने भी मौके रहे हैं पाकिस्तान ने जो नापाक मंसूबे अपनाए, लेकिन हर बार भारत की सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान और उसके हुक्मरान इतिहास से कुछ भी सीख नहीं रहे, अभी भी एक प्रॉक्सी वार लगातार चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी संदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने इसके बारे में भी बड़े विस्तार में बताया है। और प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है, उन्होंने कहा इसको कभी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और खासकर आज के युग में जहां पर इंडियन आर्मी जो है मॉडर्नाइज कर रही है, आधुनिकता की तरफ उनका कदम बढ़ा हुआ है, और साथ में मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डिफेंस में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेके हमारी जो आर्मी है वो सशक्त हो रही है और हर एक तरह से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है।
सर, सीमावर्ती इलाकों तक बीआरओ के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कहा। आपको लगता है कि ये अपने आप में बीते लगभग एक दशक में, लास्ट डिकेड में बहुत तेजी से हमने इंफ्रा डेवलपमेंट जो किया है उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा हमारी सेनाओं को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल, ये सेना को उसमें बहुत ही फायदा होगा, जैसे मोबिलाइजेशन है या इंडक्शन है फोर्सेस का। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत को लद्दाख रीजन से ये जोड़ता है और ये हर एक पूरे थ्रू आउट ईयर और थ्रू आउट ऑल सीजन्स इसको जोड़े रखेगा। तो इसमें हर एक तरह का डेवलपमेंट होगा, जैसे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। उसके अलावा फौजी सामग्री उसको लाने में जल्द से जल्द जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें बहुत ही योगदान होगा इस टनल का। तो ये उन्होंने बताया। सर, 25 साल पहले जो ये करगिल की पूरी लड़ाई लड़ी गई, आप किस तरीके से उस वक्त को याद करते हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पे लड़ी गई इस लड़ाई में भारत ने अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया था कि सिर्फ गोला बारूद ही नहीं बल्कि जिस जज्बे की ज़रूरत है हम उससे भी मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, 25 साल पहले का एक माहौल बिल्कुल ही अलग था, लड़ाई का माहौल। उसमें हम लोग ने एंट्री की थी, मैं उस समय लद्दाख स्काउट्स के साथ था और ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है मैं कहूँगा। तो उस समय हमारी फौजी टुकड़ियाँ थी यहाँ पे, बहुत तेज़ी से मोबिलाइज हुई जब इनको पाकिस्तान के नापाक इरादों का पता चला। एक तरफ से वो एक शांति का प्रस्ताव लेके, एक झूठा प्रस्ताव लेके और पॉलिटिकल लेवल पे नेगोशिएशंस चल रहे थे और दूसरी तरफ इन लोगों ने ये खेल जो है रचाया। लेकिन हमने जिस तरह से मोबिलाइज किया, इंडियन आर्मी यहाँ पे मोबिलाइज हुई और उसके बाद जो फौजी कार्रवाई हुई तो उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। ये जो ऊंची पहाड़ियाँ आप देखते हो सामने, तोलोलिंग, फिर टाइगर हिल, वहाँ पर हमारे जाबाज, हमारे ऑफिसर्स जैसे ये हमारे योगेंद्र यादव, परमवीर चक्रा और उसके अलावा संजय, उन्होंने अपने पलटन के साथ मिलके जितनी भी पहाड़ियाँ यहाँ पे एक एक इंच पहाड़ियों को लिया है। उसी तरह से बटालिक में मनोज पांडे, आप सब लोगों को मालूम है, पीवीसी, उसके अलावा मैं लद्दाख स्काउट्स के साथ था। तो हम लोग ने जितना भी पाकिस्तान ने इंट्रूजन किया था अंदर, उसको हम लोग ने खदेड़ वहाँ से भगाया है। तकरीबन 2-3 महीने लगे इस कार्रवाई को, लेकिन आज के डेट में एक एक इंच जो ज़मीन है हम लोगों ने पाकिस्तान से वापस लिया है। सर, कुछ आप ऐसे टर्निंग पॉइंट्स को याद करना चाहेंगे 25 साल पहले की उस लगभग 2-2.5 महीने चली लड़ाई का, जिसमें तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हों या फिर टाइगर हिल पे कब्जा करना, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट की तरीके से थे जहाँ पे भारतीय सेना का मनोबल इस स्तर तक बढ़ा कि उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, पाकिस्तान को अपने पीछे भागने की सूरत पैदा हो गई? बिल्कुल, इनका पूरा जो प्लान था, ये नेशनल हाईवे 1 जो पूरे यहाँ से जोजिला से होके फिर उसके बाद यहाँ द्रास सेक्टर और उसके बाद कारगिल से होके निकलता है, तो उस पर कब्जा जमाने की उनकी हिमाकत थी और उन लोगों ने कहा इससे वो एक तरफ लेक को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं और दूसरी तरफ से एक प्रेशर डालेंगे, जैसे कश्मीर इशू जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया में, कम्युनिटी में उसको उजागर करना चाह रहे थे। तो ये जितने भी उनके उल्टे और ये नापाक मंसूबे थे उसको हम लोगों ने विफल कर दिया कारगिल के लड़ाई के दौरान। और इसमें हमारे जो जाबाज थे, जैसे बलवान, कैप्टन बलवान, उस टाइम लेफ्टिनेंट बलवान थे, एमवीसी, और हमारे पीवीसी विक्रम बत्रा, जिन्होंने यहाँ पे एक के बाद एक विक्ट्रीज हासिल की और आखिर में उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। उसी तरह से मनोज पांडे, जैसे मैंने बताया था, बटालिक सेक्टर में उन्होंने खालबार रिज के ऊपर जो है कैप्चर किया। उसमें गुत्थम की लड़ाई में उन्होंने 4-5 दुश्मन के जवानों को मार गिराया और एक के बाद एक बंकर जो है कैप्चर किया और उससे पूरे इंडियन आर्मी में और पूरे देश में मैं कहूँगा एक जोश की लहर फैल गई। और उसके अलावा जो हम लोग को पूरे कंट्री से सपोर्ट मिला, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। मुझे याद है जब मैं बटालिक में था और हम लोग ने एरिया रॉकफॉल जब कैप्चर किया था, तो उस समय जो हमारी कंट्री में उन लोगों ने जो साजो सामान हमारे
हमारे को वहां भेजे जी तो सर। उससे हमारे मनोबल में इतनी बढ़ोतरी आई और हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करते रहे और उसके बाद जी। आप सब लोगों को मालूम है हम कि लोगों ने इतिहास बहुत कैसे बड़ी विजय लिखा पाई। गया हम सब जानते हैं, लेकिन सर इसी प्रकार की जो कहानियां किस्से सुनते हैं उसके बाद श्रद्धा से सर झुक जाता है आप तमाम जाबाज लोगों के लिए, उन तमाम शहीदों के लिए जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये हम महसूस कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल सोनम वांगचुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो वहीं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। 2 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में कारगिल विजय की संपूर्ण शौर्य गाथा के मनोरम और भावुक कर देने वाले दृश्यों को जोड़ा गया है। भारतीय वायुसेना के इस पोस्ट को कुछ ही मिनट में हजारों भारतीयों ने नमन किया। आप देखिए इस वीडियो के, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्पर्शं दीपतम्